गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, घर्षण। देखिए, घर्षण बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में टोटल हम लोग घर्षण के एप्लीकेशंस को, घर्षण के टाइप को, इसके जो प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आज इसके बारे में देखा जाए कि घर्षण बल के टोटल टाइप क्या हैं, घर्षण बल के हमारे इसके यूज क्या हैं। तो पिछले वीडियो में जो हम आपको बताए थे न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ के जो टोटल कॉन्सेप्ट थे, ये टोटल इस घर्षण में यूज होने हैं। यानी कि जो अगर कोई भी एप्लीकेशंस हमारे न्यूटन्स लॉ में फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन मान के चले थे कि टोटल हमारा जो सरफेस है, वो सरफेस हमारा कैसा है, स्मूथ सरफेस है। मतलब एक चिकने तल पर हमारी सारी गति हो रही थी। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग उस तल को खुदरा तल लेके चलेंगे। तो खुदरे तल में क्या होता है कि एक न्यू टाइप का हमारा फोर्स वर्क करने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल। देखिए, घर्षण बल। अब ये घर्षण बल ऑलरेडी है क्या, तो कोई भी वस्तु अगर किसी तल पर रखी हुई है, तो इस वस्तु की गति का विरोध करने वाला इस तल द्वारा एक बल लगता है। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल। देखिए, सिंपल है एकदम, याद रखिएगा। आप लोग इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, किसी तल पर रखी वस्तु पर तल द्वारा लगने वाले विरोधी तल द्वारा लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। देखिए, ये आप सिंपल इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आप एक सिंपल जानिए, अगर वस्तु का ये तल बहुत खुदरा है, तो वस्तु जैसे मोशन कर सकती थी एकदम फ्री होकर के, एकदम मुक्त होकर के जैसे गति कर सकती थी, वैसे वस्तु अब गति नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके तल द्वारा एक विरोधी बल बार बार लगता रहता है, जो इस वस्तु के गति का हमेशा अपोज करता है, विरोध करता रहता है। तो इस तल द्वारा लगने वाले इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल। अब देखिए, घर्षण बल तो ये हो गया, किसी तल पर रखी वस्तु पर तल द्वारा लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। आप एक सिंपल ऐसे डिफिनीशन इसका दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जानिए, इसके जो प्रकार होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके टाइप आ गए कि घर्षण बल के हमारे प्रकार क्या हैं। घर्षण बल के प्रकार, देखिए, घर्षण बल मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं। 3 प्रकार से इनको बांटा गया है। पहला होता है हमारा स्थैतिक घर्षण। दूसरा होता है सीमांत घर्षण। तीसरा होता है गतिक घर्षण। अब आप ये जानिए कि इनके वर्ड से ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु में किस प्रकार की हमारी ये गति हो रही है। तो आप ये जान लीजिए, अगर वस्तु में स्थैतिक, देखिए स्थैतिक वर्ड से ही लग रहा है कि अगर वस्तु की अपने साम्य अवस्था में हो, मतलब वस्तु की जो किसी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगा रहे हैं, तो स्थैतिक कहने का मतलब क्या हो गया, वस्तु स्थिर है, गति में नहीं आ रही है। यानी कि इसका इस समय वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो, वेग जीरो होगा, उत्पन्न त्वरण भी हमारे क्या होंगे, जीरो। यानी किसी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाते हैं, तो बल लगाने पर भी वस्तु गति की अवस्था में ना आए, तो इस समय लगने वाले घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। सिंपल आप परिभाषित कीजिए, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गति की अवस्था में ना आए,
तो तल द्वारा लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरी चीज़ देखिए सीमांत। तो सीमांत का मतलब हो गया अगर हम बल को अधिकतम, बल का मान अधिकतम इतना बढ़ा दें कि वस्तु तुरंत गति में आने ही वाली हो, मतलब गति प्रारंभ करने वाली हो, तो उस समय जो इस पर घर्षण लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण बल। मतलब अगर किसी, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं आप, किसी वस्तु पर लगने वाला वह अधिकतम बल जिसके कारण वस्तु गति की अवस्था में आने ही वाला हो, तो तल द्वारा लगने वाले बल को कहते हैं सीमांत घर्षण बल। गतिक घर्षण बल वर्ड से ही लग रहा है, गति मतलब क्या हो गया? वस्तु मोशन में आ गई है। इसका मतलब किसी वस्तु पर अधिकतम इतना बल हम लोग लगा दें कि वस्तु गति में आना शुरू हो जाए, यानी वस्तु में कुछ वेग भी आ जाए, नॉट जीरो होगा, वस्तु में कुछ त्वरण भी उत्पन्न हो जाए, तो वस्तु हमारी क्या होगी? कुछ ना कुछ तो गति में आएगी। यानी आप कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला वह अधिकतम बल जिसके कारण वस्तु गति की अवस्था में आ जाए, तो तल द्वारा लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए इनके जो ग्राफ बन के आते हैं, ग्राफ में हमारे क्या आएंगे? अगर आप ऐसे सिंपल इसको देखें तो पहले स्थैतिक घर्षण बल स्ट्रेट में चलते हैं, वस्तु मोशन में नहीं आई, सीमांत अवस्था में पहुंच गई, फिर यहाँ से ये मोशन करना स्टार्ट कर दी। तो इतने प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्थैतिक। इसके पीक पॉइंट को कहते हैं सीमांत और यहाँ कहते हैं गति। तो ये अवस्था होती है वस्तु की कि वस्तु अगर गति की अवस्था में नहीं है तो स्ट्रेट लाइन अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गई कि बस तुरंत ही गति में आने वाली है, तो लगने वाले को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। और वस्तु गति करना स्टार्ट कर दे तो इस समय जो हमें घर्षण मिलेगा वो कैसा होगा? गतिक घर्षण होगा। अब इनकी जरा सीमांत घर्षण बल की शर्तें आप देखिए। तो सीमांत घर्षण बल की शर्तें देखिए, इनके शर्तें क्या हैं? तो कोई भी वस्तु अगर हम लोग लें तो इस पर कितने बल अप्लाई होते रहते हैं? एक तो हम वस्तु पर बल लगाएंगे F, दूसरा इसके घर्षण बल, तीसरा इसका नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड लगता है, और ये इसका भार हो गया mg। अब देखिए ये हम आपको न्यूटन्स लॉ में भी बता चुके हैं कि कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु के संपर्क में आ जाती है तो उनमें एक प्रतिक्रिया बल काम करती है जो उसको हमेशा उस तल के क्या होती है? ऊपर की ओर, यानी कि उसके अपोजिट, जिधर उसका भार होता है उसी के हमेशा ये क्या लगते हैं? अपोजिट लगते हैं। अब ये चीज़ जान लीजिए आप। देखिए पहली जो इसकी शर्त होती है क्या है? जो घर्षण बल की दिशा होती है हमेशा गति के विपरीत दिशा में होती है, यानी वस्तु अगर इधर मोशन कर रही है तो घर्षण बल इधर जाएगा, वस्तु इधर गति कर रही है तो घर्षण बल इधर जाएगा। तो जो ये घर्षण बल की दिशा होती है इसकी पहली शर्त है घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत होती है। देखिए ये मेन कंडीशन आ गया। अगला पॉइंट इसका जो दूसरी शर्त है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि अब अगर हम लोग न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि वस्तु हमारी गति किधर कर रही है, जिधर वस्तु गति करेगी उसी के विपरीत में हम लोग क्या लेके चलेंगे? उसके घर्षण बल को। दूसरी शर्त है जो इस पर लगने वाला घर्षण बल होता है वो प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। मतलब जो घर्षण बल कर रहा है विरोध, वो हमेशा किसके समानुपाती होगा? प्रतिक्रिया बल के। तो लगने वाला घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अब अगर समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू इंटू आर। एक तो जनरल फार्मूला आ गया ये। देखिए म्यू है क्या यहाँ पे? जहाँ म्यू को कहते हैं हम लोग घर्षण गुणांक। ये चीज़ें आ गई।
अगली चीज़ जानिए, अगर ये हम लोग बैलेंस इनको करते हैं तो R इक्वल टू, देखिए R किससे बैलेंस हो रहा है हमारा, mg से हो रहा है, तो यही घर्षण बल हमारा किसके आ गया, म्यू इंटू mg। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज हम लोगों को आगे सारे क्वेश्चन में करने हैं, जहाँ भी इसकी हम लोगों को घर्षण बल जहाँ भी रफ सरफेस पे आ गया वहाँ पे इस फार्मूले का यूज हम लोग श्योर करेंगे। अब देखिए अगला इसका जो इसके फार्मूले बनते रहते हैं, तो पहला कंडीशन जानिए, एक जो फर्स्ट कंडीशन हमारा इसमें आता है, आप देखिए जो इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं कि घर्षण बल के एप्लीकेशंस जो होंगे कैसे इसका फार्मूले में यूज करेंगे, तो हम आपको 2-3 तरीके ऐसे बता रहे हैं। देखिए अगर कोई ये खुदरा तल है जिसका घर्षण गुणांक म्यू ले लें, इस पर कोई यम द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है, इसका द्रव्यमान यम है, एक बल यफ से हम इसको खींच रहे हैं, तो विरोध में क्या लगेगा, इसका सूडो फोर्स लग जाएगा। और देखिए इसी के विरोध में जो सूडो फोर्स यमे लग रहा है, तो ये तो एयर में आएगा, और इस तल द्वारा लगने वाला बल कौन सा होगा, घर्षण बल। प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर R लग गया, नीचे की ओर इस पे क्या लगेगा, इसका भार mg। तो आपसे कहा जाएगा पिंड में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए, पिंड में त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल नीचे की ओर, यानी R बैलेंस हो रहा है हमारा किससे, mg से। दूसरा देखिए F बल आगे खींच रहा है, इसका हम लोग विरोध करने वाले दो बल हैं, ma प्लस स्मॉल f। तो इफ को चेंज करेंगे तो ma प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू mg। अब देखिए यहाँ से अगर त्वरण निकालें तो ma इक्वल टू क्या मिल गया, f माइनस म्यू इंटू mg, इससे डिवाइड कर दीजिए तो a इक्वल टू आ गया f माइनस म्यू mg बाई m। इतने त्वरण से पिंड गति करना प्रारंभ कर देगी। तो ये तो हो गए थोड़े से एप्लीकेशन जो इसको यूज करना है। अब जानिए अगर वस्तु दो बल लग रहा हो, वस्तु ऐसा हमारा दो वस्तुएं किसी रस्सी से बंधी हुई हों, तो किसी खुदरे तल पर अगर हमारी दो वस्तुएं एक रस्सी से बंधी हुई हों और किसी बल से इसको खींचा जाए, तो इसका घर्षण गुणांक अगर म्यू है, m1 मास है, ये m2 मास का है, तो आपसे कहा जाएगा पिंड में त्वरण तथा रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन हो गए। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, अगर हम m1 द्रव्यमान को ले लेते हैं, m1 द्रव्यमान के लिए, तो m1 द्रव्यमान के लिए आप लेंगे तो इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो देखिए एक बल आगे की ओर लग रहा है F, दूसरा इस पे तल से विरोध करने वाला घर्षण बल लगेगा इस F, तीसरा इस पर देखिए इस रस्सी द्वारा जो एक तनाव उत्पन्न होगा T, वो इस रस्सी इस पिंड का विरोध करेगा, तो यही तनाव T इनको आगे भी लेके जाएगा। आप सिंपल सोचिए, अगर ये रस्सी ना होती तो ये बॉडी क्या होती, फ्री होके जाती। इस रस्सी की वजह से जो ये पिंड बंधा हुआ है, तो इसकी गति में कुछ ना कुछ तो विरोध होगा, और वो विरोध करने वाला कौन होगा, इस रस्सी में जो हमारा तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो इसका विरोध करने वाला ये तनाव T है, तो याद रखिएगा इस पिंड को ले जाने वाला भी यही तनाव T होता है। पीछे की ओर सूडो फोर्स ma तो ऑलरेडी अप्लाई हो ही जाएगा, m1 द्रव्यमान का पिंड है। अब यहाँ इक्वेशन क्या बन रहा है, F इक्वल टू m1a प्लस T प्लस स्मॉल f। स्मॉल f को चेंज कर दीजिए, F इक्वल टू m1a प्लस T प्लस इसको क्या लिखेंगे, म्यू m1 इंटू जी। ये आपका एक इक्वेशन बन गया फर्स्ट। दूसरे पिंड को लीजिए,
m2 द्रव्यमान के लिए, तो अगर हम लोग m2 द्रव्यमान के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए m2 द्रव्यमान को पिंड को लेके जाने वाला हमारा कौन सा बल है, तनाव T है, विरोध करने वाला घर्षण बल है, और पीछे की ओर लगने वाला सूडो फोर्स आभासी बल ma है। ठीक, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी पिंड अगर न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशंस को देखें तो कोई भी पिंड अगर गति में आ गई है तो श्योर है कि उसके पीछे एक हवा में जो बल लगता है ma, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ज़रूर से ज़रूर अप्लाई होगा, ये छूट नहीं सकता है। तो आप इस पर देखिए अगर, तो यहाँ क्या मिल रहा है, T बराबर m2a प्लस स्मॉल f, यहाँ भी चेंज करिए, T इक्वल टू m2a प्लस म्यू m2 इंटू जी, ये हमारे आ गए इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से हम लोग तनाव और इसका त्वरण ज्ञात कर देंगे। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इस T की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करिए, तो F इक्वल टू m1a प्लस T प्लस म्यू m1g, तो F इक्वल टू m1a प्लस T की वैल्यू m2a प्लस म्यू m2 इंटू जी प्लस म्यू m1 इंटू जी, आप कॉमन लीजिए, F इक्वल टू यहाँ से a बाहर निकाल लिए, m1 प्लस m2 प्लस यहाँ से म्यू जी को कॉमन ले लीजिए, तो m1 प्लस m2। अब इनको इधर लेके चले आएँ, तो a m1 प्लस m2 इक्वल टू इसको F माइनस म्यू जी m1 प्लस m2, और A इक्वल टू त्वरण कितना हमारा उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण हमारे आ जाएंगे F माइनस म्यू जी m1 प्लस m2 और टोटल के बाई m1 प्लस m2, इतने त्वरण से पिंड हमारी गति करेगी। ये तो हमारा क्या आ गए, इसके त्वरण मिल गए। अब तनाव निकालना है, तो इस त्वरण की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तनाव। जैसे आप यहाँ ले लीजिए, अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में आ जाएं बाई सेकेंड, तो इक्वेशन क्या है, T इक्वल टू m2a प्लस म्यू m2 इंटू जी, त्वरण की वैल्यू रख दीजिए, तो m2 त्वरण कितना है, F माइनस म्यू जी m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस म्यू m2 जी, यहाँ से हम लोग इसके तनाव को निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके एप्लीकेशन जो हम लोग को यूज कर लेने हैं। तो आप देखिए जो इसके एप्लीकेशंस है, अब ये दोनों हो गए, आपको रस्सी से भी बता दिए बंधा हुआ, और सिंपल अकेला पिंड है उस पर भी हो गया। एक केस और देखिए, अगर दोनों एक साथ हम लोग के हों कि पिंड हमारा वर्टिकल में भी हो और पिंड हमारा हॉरिजॉन्टल में भी हो, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अगर कोई भी पिंड ऐसे मोशन कर रहा हो, थर्ड पॉइंट ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल तल हो, एक पुल्ली की सहायता से दूसरे पिंड को यहाँ लटका दें, देखिए ये m1 द्रव्यमान का पिंड है और ये m2 द्रव्यमान का पिंड है। तो यहाँ देखेंगे कौन सी वस्तु हमारी किधर गति कर रही है। अगर m1 ग्रेटर है m2 से ज़्यादा है तो श्योर है ये वाली पिंड कहाँ जाएगी, नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी। तो जब ये नीचे की ओर आएगी तो ये इधर जाएगा। जो इस रस्सी में तनाव T होगा इसका तो अपोज करेगा, लेकिन वही तनाव इस रस्सी का T लेके जाएगा। तो इस पर कितने बल लगे। अब यहाँ देखिए अगर ये वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो इस पर तनाव कहाँ, सूडो कहाँ जाएगा, m1a ऊपर की ओर। भार तो इसका mg नीचे की ओर रहेगा ही। ये रस्सी आगे की ओर जा रही है, घर्षण इस पर लगेगा, तल पर रखा हुआ है, पीछे की ओर फोर्स लग जाएगा हमारा m2 इंटू a। तो m1 द्रव्यमान के लिए m1 द्रव्यमान के लिए हमारा क्या मिला,
कि एक वस्तु पर जो बल लग रहा है T ऊपर की ओर, इसका आभासी बल M1 ये ऊपर की ओर, और पिंड आ गया भार इसका नीचे की ओर। ये हमारा है M1 द्रव्यमान। तो यहाँ बैलेंस कैसे हो रहा है, T प्लस M1A बराबर M1G। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गए। सेकेंड में देखिए, अगर हम लोग M2 द्रव्यमान के लिए लें, तो M2 द्रव्यमान के लिए क्या होगा, अगर पिंड तनाव T इसको लेके जा रहा है, पीछे की ओर F लगा और इधर पीछे की ओर हमारा M2A आ गया, तो एक तनाव T लेके जा रहा है, दूसरे दो बल इसके अपोज कर रहे हैं प्लस स्मॉल f, तो T इक्वल टू M2A प्लस म्यू M2 इंटू जी। ये हमारे आ गए इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए यहाँ से T की वैल्यू उठा के आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपको त्वरण मिल जाएगा। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो T प्लस M1A बराबर M1G। आप वैल्यू को रखिए, तो T की वैल्यू कितनी है, M2A प्लस म्यू M2G प्लस M1A इक्वल टू M1G। यहाँ से A कॉमन लीजिए, M1 प्लस M2, इसको उधर लेके जाते हैं तो M1G माइनस म्यू M2G। तो A इक्वल टू त्वरण कितना आ गया, M1 माइनस म्यू M2G बाई M1 प्लस M2। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कितना पिंड त्वरण से चल रहा है। अब इस पिंड के त्वरण की वैल्यू आप रख दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, आपको तनाव मिल जाएगा बाई सेकेंड। देखिए सेकेंड में जाएंगे तो T इक्वल टू M2A प्लस म्यू M2G है। तो T इक्वल टू M2A की वैल्यू कितनी आई, M1 माइनस म्यू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस म्यू M2 इंटू जी। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कितने वो तनाव से चल, रस्सी में तनाव कितना उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो हम लोग के हो गए न्यूटन्स लॉ के, हम आपको एप्लीकेशंस बता दिए कितना आ रहा है। तो आप इस वीडियो को देख करके पूरा फेयर ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखिए इसी का एक एप्लीकेशन और आता है जो हम लोग कहते हैं आनत तल पर कितने त्वरण से पिंड चलेगा। तो आनत का मतलब हो गया क्या कि एक झुके हुए तल पर अगर कोई पिंड रख दिया जाए और इस तल का घर्षण गुणांक म्यू हो, तो दो चीज़ें, एक तो पहले आपसे पूछा जाता है घर्षण कोण क्या होगा, घर्षण कोण। देखिए घर्षण कोण आप पहले यहाँ सिंपल जान लीजिए कि जो हमारे ये प्रतिक्रिया किसी भी पिंड पर एक घर्षण बल लगता है F, नॉर्मल रिएक्शन लगते हैं R जो प्रतिक्रिया बल है, इन दोनों का जो परिणामी बल होता है P, इनके बीच में जो कोण बनता है इसी को कहते हैं घर्षण कोण। देखिए अब घर्षण कोण हमारा हो गया क्या, इसी को सिंबल में लैम्डा शो कर रहे हैं। तो F को अगर हम लोग कंपोनेंट इस P का देखें तो मिलेगा P साइन थीटा। ये बैलेंस होता है किससे, घर्षण बल F से। P कॉस थीटा ये बैलेंस किससे होता है, प्रतिक्रिया बल R से। ठीक, और R ही इक्वल टू हमारा किसके होगा, इसके वेट mg के। दूसरा देखिए अब अगर दोनों इक्वेशनों को हम लोग डिवाइड कर लें तो P साइन थीटा बाई P कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल f बाई R, ये कटा। टेन थीटा इक्वल टू स्मॉल f को लिख सकते हैं म्यू इंटू R बाई R, R से R कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू। ये हो गए हम लोग के घर्षण कोण। इसको आप थीटा दिखा दीजिए, तो ये हमारे आ गए घर्षण कोण। अब आनत तल पर देखिए, चौथा पोजीशन आप देख लीजिए, किसी भी आनत तल पर अगर कोई पिंड मोशन गति कर रहा है
और इसका घर्षण गुणांक ले लेते हैं म्यू। तो पिंड अगर ऐसे रखा गया है, पिंड का भार mg नीचे की ओर लगेगा। ये अगर थीटा एंगल पर है तो ए भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा हुआ और इधर कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा। देखिए घर्षण बल पीछे की ओर लगेंगे, आर प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगेगा, वस्तु गति करना शुरू कर दिया तो यमे नीचे की ओर। तो यहाँ फार्मूला हमें क्या मिला, आर बैलेंस हो रहा है mg cos थीटा से और mg sin थीटा ये बैलेंस हो रहा है ma प्लस स्मॉल f से। तो mg sin थीटा इक्वल टू ma प्लस म्यू आर। तो mg sin थीटा इक्वल टू ma प्लस म्यू आर की वैल्यू लिखेंगे तो mg cos थीटा, इसको आप इधर लाइए तो ma बराबर क्या आ गया, m से m तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू आ गया g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। इतने त्वरण से बॉडी हमारी गति करती है। तो ये सारे एप्लीकेशंस जो हमारे हो गए हैं, इसको आप अच्छे से स्टडी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। कोई डाउट हुआ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज ही हम लोग का चैप्टर ख़त्म हुआ जो घर्षण बल था। जो घर्षण से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम आपको सब बता दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा सर्कुलर मोशन, फिर उसको हम आपको अच्छे से बताएंगे।